प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन करके हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी जिन पे हम काम करेंगे। तो टू बिगिन विथ पहले मैं जो ऑलरेडी मेरे इंस्टॉलेशन है एक बार उसको हटा दूँ ताकि क्लियर हो जाए, तो आसानी से तो फिर हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पास जावा पहले से इंस्टॉल था, उसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ जो हमें चाहिए आपके जावा पे काम करने के लिए वो चाहिए जेडीके। जेडीके मीन्स जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जावा डेवलपमेंट किट। ये वो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपको जावा के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जावा सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कैसे इंट्रोड्यूस किया था? सन माइक्रो सिस्टम्स में, राइट? लेटर ऑन इट वाज टेकन ओवर बाय द ओरेकल सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी जो वो प्रॉपर्टी किसकी है? ओरेकल की है। अगर मैं आज से 2 डिकेड पहले की बात करूं या 1.5 डिकेड पहले की बात करूं तो वो सन माइक्रो सिस्टम की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इनफैक्ट मैंने जो पहला अपना सर्टिफिकेशन भी किया था जावा का, वो सन सर्टिफाइड था। मैं मतलब मेरा जो सर्टिफिकेशन था वो सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल का था। ठीक है, अगर आप लोग अगर सर्टिफिकेशन करना चाहेंगे तो आपको ओरेकल सर्टिफाइड जावा डेवलपर एसोसिएट इस तरह के उन्होंने डिवाइड करके अलग अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बना रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जावा किसकी प्रॉपर्टी थी? सन माइक्रो सिस्टम्स की। ठीक है, देन इट वाज टेकन ओवर बाय ओरेकल, नाउ इट इज विद द ओरेकल। तो ये जो जेडीके का इंस्टॉलेशन है इसको हमें ओरेकल की साइड से हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपली एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज टाइप की चीज़ है जो आपको मिल जाएगी। काम करने के लिए जो आपको डेवलपमेंट के लिए, क्विक डेवलपमेंट के लिए आपको एक इंटरफेस चाहिए, वो इंटरफेस ये प्रोवाइड नहीं करेगा। राइट, जैसे मान लीजिए कि आप सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम अगर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं कि भाई आपके पास एक कंसोल आता है, एडिटर पेन आता है, राइट? उसमें आप प्रोग्राम लिख करके रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। वही काम अगर आप यूनिक्स सिस्टम या लाइनक्स सिस्टम में जाएँ, अगर आपको ऐसा एडिटर टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट से रन करेंगे, ये सब काम करेंगे, राइट? चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्विकली डेवलप कर सकें, प्लस बहुत सारे डिबगिंग टूल्स प्रोवाइड करें, अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करें डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में, तो दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। आ जाइए, इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बिना हम जावा के एप्लीकेशन को लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, हम जेडीके की मदद से भी इसको कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, जो प्रोग्राम हम जावा में लिखे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम्बरसम होगा, बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, एंड
you will very soon see that when you are using an IDE, then things become very much easier, and you will be able to develop the application very in very less time. ठीक है, तो आपको एडवांटेज इसमें अपने आप अभी समझ में आने लगेगा। तो एक आम सी बहस होती है कि हम जब बिगनर हैं तो हम प्योरली जेडीके यूज करके कंपाइल करके प्रोग्राम को रन करके कमांड प्रॉम्प्ट से हम उसको रन करें, या किसी आईडीई को यूज करें जो कि एक अच्छा खासा इंटरफेस देता है और बहुत ही मतलब एक तरह से आपको बहुत ही कन्वीनियंस देता है डेवलपमेंट में, राइट? या तो आईडीई पे जाएं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से सब काम करें। ठीक है, तो अक्सर आप देखेंगे कई बार आपको इंस्ट्रक्टर ऐसा कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जब तुम बिगनर हो तो एक काम करो, आईडी को यूज मत करो, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट से सारे काम करो, राइट? वी विल सी व्हाट आई मीन वेरी सून, सब कुछ करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सिंपली सिर्फ जेडीके से काम करना, दिस इज द वेरी हार्ड वे। ठीक है, और किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद आप कभी भी नोटपैड में टाइप करके फिर जेडीके के कंपाइलर को यूज करके कंपाइल करें प्रोग्राम, फिर उसको रन करें, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो आप कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी बैठा नहीं रहेगा आपके लिए कि एक छोटा सा प्रोग्राम दिन भर डिबग करते रहें, है ना? यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग द आईडी फ्रॉम द डे वन, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, अच्छा, जो इंस्ट्रक्टर ये कहते हैं कि उनका कि भाई जेडीके से पहले तुम शुरू कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट से सारा काम करो, आईडी यूज मत करो, उनका जो उसमें लॉजिक होता है, तर्क होता है, वो ये होता है कि इससे आपको जो सिंटेक्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, है ना, राइट? जैसे आपने कहा कि भाई फॉर लूप का क्या कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, स्विच का क्या कंस्ट्रक्ट है, इस तरह जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप बार बार लिखते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, उसको रीटाइप करते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है, ये उनका तर्क होता है। लेकिन इवेंचुअली आईडी बना इसीलिए है कि आपको वो चीजें याद न रखनी पड़े, आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी बहुत सारी। यू जस्ट हैव द आइडिया एंड यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू नीड। ठीक है, तो अगर हम फोकस कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो एफर्ट इस चीज पे न डालें कि जिसको हमको मेमोराइज करना है। आप क्या क्या मेमोराइज करेंगे, राइट? टेक्नोलॉजी एक्सपेंड इतनी तेजी से करती है कि आप मेमोराइज कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे, उनको एज एसेट अपने पास रखेंगे। ठीक है, जब किसी नई टेक्नोलॉजी मूव करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली आप नई लैंग्वेज के कंसेप्ट को सीखेंगे, कंसेप्ट ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहेंगे, उन पे आप काम करना शुरू कर देंगे, राइट? तो मेरा जो ओपिनियन है ये रिवर्स है, मैं ये कहता हूँ फ्रॉम द डे वन यूज द आईडी। हालांकि हम करके देख लेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कैसे काम होता है, बट मेरा ओपिनियन ये है कि फ्रॉम द डे वन यूज द आईडी, सो दैट there is a substantial effort that is required to learn the ID, and when you are learning, then learn in the environment which could be used in the real development when you go to the company। ठीक है, हमारी बात क्लियर है? ठीक है, तो हमें दो इंस्टॉलेशन करना होगा, एक तो जेडीके का इंस्टॉलेशन करना होगा और एक किसी एक आईडी का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। there are several IDs, ठीक है, लाइक नेटबीन्स, नाम सुना है किसी ने? विजुअल स्टूडियो कोड, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग के बैच को मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ाया है बच्चों को, उनको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड वहाँ पे यूज़ कराया था। ठीक है, वो भी एक अलग आईडी है। इक्लिप्स, विच इज माय फेवरेट आईडी फॉर जावा डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, मैं इक्लिप्स पे जोर किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इक्लिप्स एक तो ओपन सोर्स होने की वजह से इसको एडवांटेज ये मिलता है कि जब भी कुछ नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आता है तो सपोर्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। ठीक है, और मेरे 9 साल के इंडस्ट्री करियर मैंने देखा है कि जब जब भी मुझे काम करने को मिला है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव यूज्ड आइदर the open source version of the Eclipse which is available, or any of the proprietary IDE which is written on the top of Eclipse open source version। ठीक है, समझ आ रही बात? Eclipse एक्चुअली प्रॉपर्टी हमेशा से ऐसा नहीं था कि हमेशा से ओपन सोर्स था, इट वाज विद द IBM, ये IBM का
प्रॉपर्टी था। 3.2 को पहले IBM ने सबसे पहले डोनेट करा, फिर वो अपने एक डायरेक्शन में एक थ्रेड उसका चलता रहा कि इक्लिप्स का ओपन सोर्स वर्जन ग्रो करता रहा, और प्रॉपर्टी जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी उसी को यूज करके अपने नए फीचर्स उसमें देते रहे। तो लुक एंड फील जो होता है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा, बहुत सारे फीचर्स सिमिलर मिलेंगे। प्रॉपर्टी में चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, जो कि उसमें वो आपसे पैसा जब चार्ज करते हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, राइट। तो सबसे वाइडली जो आपको चांसेस है कि आप इनकाउंटर करेंगे वो आइदर इक्लिप्स से करेंगे, क्योंकि कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, आप ये नहीं है कि अपने मन से जो टूल पे आप काम करना चाहे करें, वहाँ एक सेट ऑफ टूल्स डिफाइंड होते हैं, उसी पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तो चांसेस आर दैट आइदर यू आर गोइंग टू यूज इक्लिप्स और एनी ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ इक्लिप्स व्हिच मे बी अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मेरा फोकस इस पे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो अपने डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्लिप्स को यूज करेंगे, ठीक है, विच इज द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल, वी विल ट्राई टू यूज दैट, ठीक है। तो दो इंस्टॉलेशन करना है, एक तो हमें जेडीके का इंस्टॉलेशन करना है और एक इक्लिप्स आईडीई का इंस्टॉलेशन करना है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से आप सिंपली सर्च करिए इंस्टॉलेशन के लिए जेडीके डाउनलोड, ठीक है। ब्राउजर पे आप सर्च करिए जेडीके डाउनलोड। साइट सबसे पहले आपको कौन सी दिख रही है, ओरेकल की। आपको बताया कि अब जेडीके किसके साथ है, ओरेकल के साथ है। जावा इज नाउ समथिंग दैट इज ओन्ड बाय द ओरेकल। इस पे चले जाइए, देखिए ये कुछ जावा जेडीके के वर्जन्स हैं, जावा डेवलपमेंट किट के वर्जन्स हैं, ठीक है। जावा 20 लेटेस्ट दिखा रहा है, ठीक है। जरा से नीचे आइएगा तो आप देखिएगा ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। लाइनक्स के लिए अलग आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मैक ओएस के लिए अलग इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, विंडोज सिस्टम में है तो विंडोज सिस्टम के लिए अलग इंस्टॉलेशन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी मशीन जो कि विंडोज मशीन है, मैं विंडोज मशीन पे जा रहा हूँ। अगर आपकी लाइनक्स मशीन है या मैक ओएस है तो आप उसके हिसाब से, एप्पल की मशीन है तो उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब विंडोज में मैं आया तो विंडोज पे देखिए मुझे क्या दिख रहा है, x64 कंप्रेस्ड आर्काइव। कंप्रेस्ड आर्काइव का मतलब क्या होता है, एक जैसे जिप फाइल होती है ना, वैसे आपको बाइनरी फाइल मिल जाएगी और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा, ठीक है। अनजिप करके एक फोल्डर में डालना पड़ेगा, फिर उसका पाथ वगैरह सेट करना पड़ेगा, कुछ काम उसमें एडिशनल होंगे, ठीक है। उस पर जा सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कहूंगा कि आप इंस्टॉलर को यूज करिए, x64 इंस्टॉलर। x64 इंस्टॉलर एक होता है x64 MSI इंस्टॉलर, ये बेसिकली सर्विस इंस्टॉलर होता है, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा x64 इंस्टॉलर को डायरेक्टली डाउनलोड कर लूँ और इससे इंस्टॉलेशन करूँ जेडीके का, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अदरवाइज यू कैन गो विद एनी वेरिएंट्स यू लाइक, ठीक है। बस सही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको चूज करना है, ठीक है। अब इसके डाउनलोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लिंक पर, देखिए इसका डाउनलोड शुरू हो गया, राइट। इट में टेक अ वाइल, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा पैकेज होता है इसका, 160 MB का दिखा रहा है, तो इसको होने देते हैं। अच्छा यहाँ जो x64 आपको दिख रहा है ना, 64 का मतलब क्या है, 64 बिट मशीन, ठीक है। अगर 32 बिट मशीन के लिए कोई सॉफ्टवेयर आपको मिले तो वहां पे क्या लिखा होगा, नहीं 86 लिखा होगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे आपके इंस्टॉलेशन में प्रोग्राम फाइल जो होता है उसके दो फोल्डर बनते हैं, एक प्रोग्राम फाइल्स होता है, एक प्रोग्राम फाइल्स x86 होता है, राइट। जो प्रोग्राम फाइल्स 86 वाला होता है उसमें 32 बिट वाले वो एप्लीकेशन जाते हैं जिनके लिए 64 बिट के मशीन के नए इंस्टॉलेशन नहीं बनाए गए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी दे आर स्टिल एबल टू वर्क, ठीक है। तो अगर उस फोल्डर में वो जा रहा है तो आप समझ जाएंगे ये 32 बिट मशीन के लिए लिखा हुआ एप्लीकेशन है जो 64 बिट मशीन पे अल्टीमेटली चल रहा है आपका, ठीक है, राइट। वेयर अगर x64 आपको डायरेक्टली दिख रहा है तो किस में जाएगा, सिंपली प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएगा,
ठीक है। इंस्टॉलेशन अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आज ही जाके कर लीजिएगा। देखिए दिस इज डन। ऐसे करके एक फाइल आपको नजर आएगी डाउनलोड में। इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये JDK 20 है, इनफैक्ट 20.0.1 वर्जन है एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी एक फाइल को चलाया मैंने। यस, क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंजेस, गिव द परमिशन। यस, अनदर जावा इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। क्या 2 बार हो गया है क्या? अच्छा, शायद 2 बार हो गया होगा। नेक्स्ट। अभी देखिए प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 20 फोल्डर दिखा रहा है, राइट। यानी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर बनाएगा, फोल्डर के अंदर जावा नाम के फोल्डर के अंदर JDK-20 नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर आपका इंस्टॉलेशन जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट। ठीक है, जैसे बोला कि इंस्टॉल कर लिया ऐसे JDK को। Now we need to verify whether the installation is successful and the path is set, everything is okay or not. तो हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट CMD। ठीक है, CMD मैंने टाइप किया इधर, कमांड प्रॉम्प्ट दिखा मुझे, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब इसे सिंपली आप ऐसे लिखिए, जावा सी या जावा, दोनों में से कोई एक चीज लिखिए। ठीक है, जावा सी या जावा, दोनों में से कोई एक चीज लिखिए। ये आपको दे रहा है। फाइन, इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है। ठीक है, सिंपली अगर आप जावा लिखेंगे, अभी मैंने क्या लिखा था, जावा सी लिखा था या जावा लिखा था, जावा सी लिखा था। सिंपली अगर मैं जावा लिख के भी टाइप करके देखना चाहूँ, इसी टाइप का मुझे कुछ और डिटेल मिलेगा। ठीक है, और जावा हाइफन वर्जन करूंगा तो ये वर्जन बता रहा है, देखिए कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, डबल हाइफन वर्जन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, 20.1। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इतना स्क्रीन मुझे दिख रही है अगर कमांड प्रॉम्प्ट से, इसका मतलब मेरा JDK का इंस्टॉलेशन सही है। ठीक है, अब सबसे पहले वो करते हैं जो अक्सर ट्रिवियल जो आपके ट्यूटर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट से ही सारा प्रोग्राम लिख करके देखिए, आईडी को यूज मत करिए। तो पहले वो स्टेप एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे पहला प्रोग्राम अपना लिखना है। पहला प्रोग्राम यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम होता है वो मैं लिखना चाहता हूँ मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो लेट मी मेक अ डायरेक्टरी फॉर यू गाइस, सी ड्राइव, न्यू फोल्डर, BCA 5th सेम जावा। ठीक है, ये फोल्डर मैंने बना दिया। इसके अंदर एक नई फाइल बनाने जा रहा हूं मैं, न्यू फाइल, टेक्स्ट फाइल। अभी इसका एक्सटेंशन मुझे दिख नहीं रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, .txt बनेगा। ठीक है, इसको जाकर के जरा यहाँ पे देख लें, cd बैकस्लैश, इस कमांड से क्या होगा, आ जाइए। cd बैकस्लैश अगर मैं दे रहा हूँ तो क्या होगा, हम रूट डायरेक्टरी मतलब सी ड्राइव पे आ जाएंगे, राइट। सेम फॉर लाइनेक्स ऑल्सो। ठीक है, सी ड्राइव पे आ गए। अब इसमें हमने फोल्डर बनाया था जिसके अंदर वो फाइल रखी है मैंने, अभी जो नई फाइल बनाई है, राइट। cd स्पेस क्या लिखा था, BCA, ये बनाया था, राइट। राइट, टैब प्रेस कर रहा हूं मैं BCA लिख करके, तो अपने आप वो सर्च करता जा रहा है जितने BCA के साथ पूरे नाम जो हैं। तो मुझे उसने दिखा दिया BCA 5th सेमेस्टर जावा
फोल्डर का नाम दिखाया, इंटर किया मैंने, उसके फोल्डर के अंदर में आ गया, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट से बस फोल्डर के अंदर आ गया। डायरेक्टली देखूंगा तो क्या दिखेगा आपको, टेस्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट दिखेगा, राइट, क्योंकि डॉट टीएक्सटी बनी है। लेट मी रीनेम इट टू माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। लेकिन किसको रीनेम करना है, टेक्स्ट के। टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी टू डॉट जावा। एक्चुअली नाम दिखा क्यों नहीं रहा है, टेक्स्ट, एक मिनट, गैप की वजह से शायद रुक गई है। नेम, ठीक है, रीनेम पूरा होता है क्या, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी टू माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, ठीक है, पूरा रीनेम आ गया। माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट टीएक्सटी को मैंने सोर्स फाइल को डेस्टिनेशन फाइल यानी माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा से रिप्लेस कर दिया। अब DIR आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा दिख रहा है। तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है आप विंडोज में एक्सटेंशन को की विजिबिलिटी को इनेबल कर दें, यहीं से चेंज कर लें, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, वट एवर वे यू लाइक, ठीक है। तो ये हमने एक प्रोग्राम की फाइल बनाई अभी। अब इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। ओपन विथ वर्डपैड, आई एम राइटिंग सम बेसिक कोड, ठीक है। अगर आप उसको सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं, जितना समझ में आ रहा है, जो चीज़ पहचानी हुई लग रही है पुराने सी और C++ के एक्सपीरियंस से, वो देख करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्लास माई फर्स्ट EROG, ठीक है। कुछ नोटिस किया आपने, क्लास का नाम क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, एंड दैट इज सेम एज द नाम नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। डॉट जावा जो है वो एक्सटेंशन है फाइल का, जो बताता है कि जावा फाइल है। जैसे डॉट सी की फाइल होती है, डॉट CCPP जो होती है, C++ की फाइल होती है, डॉट PY किसकी होती है, पाइथन की फाइल होती है, एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो नाम मैंने दिया है, इंटेंशनली आई हैव गिवन द नेम एज द सेम एज द नेम ऑफ द फाइल, ये इंटेंशनली मैंने किया है, क्यों, वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल इतना समझना काफी है, ठीक है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ ये क्या लिखा मैंने, मेन क्या है, फंक्शन है। आप सी में भी देखते आ रहे हैं, C++ में देखते आ रहे हैं। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन, दैट इज द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम। सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो मेन फंक्शन पे आएगा, मेन फंक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट उठा करके रन करना शुरू करेगा, राइट। कोई और फंक्शन आप लिख रहे हैं तो इस मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये क्या है, एंट्री पॉइंट है, करेक्ट। इसके पहले ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सब क्यों, वॉइड तो आप समझ रहे होंगे रिटर्न टाइप है, राइट। जैसे इंट रिटर्न टाइप होता है ना, फ्लोट रिटर्न टाइप होता है, डबल हो सकता है। वैसे वॉइड का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है,
ठीक है। इस पूरी चीज में आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन का नाम हो गया, कुछ इससे पहले ये रिटर्न टाइप हो गया, कुछ इससे पहले स्पेसिफायर्स हैं, क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। मेन फंक्शन से आप फैमिलियर हैं, उसके पर्पस से फैमिलियर है, उसके एग्जिस्टेंस से फैमिलियर है, राइट। ये फंक्शन कुछ पैरामीटर भी ले रहा है। क्या पैरामीटर है ये? एक स्ट्रिंग अरे है, और उस स्ट्रिंग अरे का नाम क्या है? args, वेरिएबल नेम, राइट। दिस वेरिएबल नेम कुड बी एनीथिंग, एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले ले, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इस वेरिएबल नेम के अलावा इस पूरी लाइन में कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखना है आपको, ठीक है। ध्यान है, आगे बात समझ में। आप चाहें तो args, चूंकि इस नेम ऑफ द वेरिएबल नेम कुड बी एनीथिंग, इसको आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इस पूरी लाइन में कोई भी और चीज आप चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो कर्ली ब्रेसेस पहला वाला था, जो माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो ये क्लास का नाम है, उसके बाद शुरू हुआ था, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये क्या डिफाइन कर रहा है? क्लास की बॉडी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ जो कर्ली ब्रेसेस शुरू हुआ है मेन के बाद, वो कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये किसको डिफाइन कर रहा है? मेन की बॉडी को डिफाइन कर रहा है, मेन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर रहा है, राइट। अब मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कैपिटल एस से शुरू हो रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। जैसे आप printf यूज करते थे, वैसे समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी लाइन आपको यूज करनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और उसके ब्रैकेट के अंदर, चूंकि ये एक स्ट्रिंग मैसेज है, तो डबल कोट के अंदर जा रहा है, हेलो वर्ल्ड। इसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं किस पर? कंसोल पर, यानी आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो जब भी स्ट्रिंग मैसेज आप पास करेंगे प्रिंट करने के लिए, कैसे करेंगे? इन डबल कोट, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। इसको आपने यहाँ पास करा, हर स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन लग के टर्मिनेट होता है, जैसे सी और सी प्लस प्लस में होता था, सेम चीज, ठीक है। बहुत बेसिक से चल रहे हैं, अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे कि बहुत एडवांस में पहुंच जाएंगे, तो क्विकली आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा लिख के रेडी हो गया, कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर दिया, लेट मी क्लोज इट, लेट मी गो बैक टू द फोल्डर इन द कमांड प्रॉम्प्ट, dir, देखिए अभी भी वही आपका माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा मौजूद है यहाँ पर। अब मैं इसको कंपाइल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए मैं कमांड यूज करूंगा जावा सी, यानी जावा का कंपाइलर, ठीक है। फिर नाम क्या दूंगा? माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, माई फर्स्ट लिख करके टैब प्रेस किया, अपने आप उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, इसी इसी को कंपाइल करना है हमको, इसी फाइल को, राइट। एंटर किया, कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब कंपाइलेशन सक्सेस हो गई, ठीक है। दूसरा प्रूफ की कंपाइलेशन सक्सेस हो गई, इसके लिए आप दोबारा से dir करिए, डायरेक्टली देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है? दो फाइल दिख रही है, एक डॉट जावा है, दूसरी क्या है? डॉट क्लास है, ठीक है। जब भी कंपाइलेशन हो जाएगा तो डॉट क्लास फाइल सेम नाम से, बस जावा एक्सटेंशन चेंज होकर क्या बन जाएगी? डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। नाउ दिस इज द कंपाइल्ड फाइल, ठीक है, दिस इज द कंपाइल्ड फाइल, कंपाइल हो गई, रन अभी तक नहीं हुई है, आपको रन करना है। तो रन करने के लिए आप यूज करेंगे, जो कमांड होता है वो होगा जावा, इसको बोलते हैं जावा इंटरप्रेटर, जैसे वो जावा कंपाइलर था जावा सी ना, इसको बोलेंगे जावा इंटरप्रेटर, ठीक है। एकदम एबीसी से शुरू कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, जावा इंटरप्रेटर, इसको यूज करेंगे। फिर आप बोलेंगे माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास नहीं यूज करेंगे, आप सिंपली माई फर्स्ट प्रोग्राम तक ही बता देंगे, उतने पे वो समझ जाएगा कि आप क्या रन करना चाह रहे हैं, वही जो कंपाइल्ड फाइल है माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास है, उसको रन करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट आपको डॉट क्लास लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब बस माई फर्स्ट PROG तक क्लिक करके आप इंटर कर देंगे, मैसेज आपको मिल गया हेलो वर्ल्ड, राइट। क्लियर है गाइस? तो ये दो स्टेप प्रोसीजर हुआ,
एक क्या हुआ, आपने पहले कंपाइलेशन किया यूजिंग जावा सी, दूसरा क्या हुआ, आपने उसको रन किया, एक्सिक्यूट किया यूजिंग जावा इंटरप्रेटर विच इज जावा। करेक्ट। अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम में कोई एरर होती, जैसे मैं इंटेंशनली कुछ एरर डाल देता हूं, इसने देखिए अपने आप विजुअल स्टूडियो में खोल दिया बाय डिफॉल्ट, राइट। इसी में कर देता हूँ, कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने क्या करा कि सिस्टम का मैंने ऐसा आपको बोला था कैपिटल लेटर में होगा, राइट। मैं इसको स्मॉल में कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी सेव इट, क्लोज इट। नाउ लेट मी सी द dir। कोई चेंज है क्या? चेंज तो नहीं है, तो फाइल के अंदर चेंज हुआ है। किस फाइल के अंदर चेंज हुआ है? डॉट जावा फाइल के अंदर चेंज हुआ है। तो अगर कोड के अंदर चेंज हुआ है तो जो कंपाइल्ड फाइल जो बनी है उसके अंदर भी तो वो चेंज जाना चाहिए। यानी जो पुरानी कंपाइल्ड फाइल है उसको हम रन करेंगे तो क्या देगा हमें? पुराना जो कोड है उसका आउटपुट देगा। हमें उसको डिलीट करके दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, या बिना डिलीट के भी कंपाइल करेंगे ओवरराइट कर देगा उसके ऊपर। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिलीट कमांड यूज कर ले रहा हूँ। माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट क्लास में इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा से आप जनरेट होकर देख लें उसको, ठीक है। dir करिए, देखिए वो चली गई, सिर्फ जावा फाइल बची हुई है, राइट। अब आप क्या करेंगे, जावा स्पेस माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, दोबारा से मैं कंपाइल कर रहा हूँ ताकि चेंजेस वो ले ले। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, एरर मिल रही है। क्या बोल रहा है? सिस्टम के आगे वो एक कैप लगा के आपको बता रहा है कि एरर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ये कुछ कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या है स्मॉल एस वाला सिस्टम, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि जब आप आईडी यूज नहीं कर रहे हैं और जब आप एरर देखेंगे इस तरह से, तो ये काफी वेग तरीके से आपको बताएगा जिसको समझना भी मुश्किल होगा। आईडी का एक फायदा ये भी है कि आपको बड़ी आसानी से वो हिंट भी देगा कि क्या इसमें करेक्शन हो सकता है, ठीक है। वो भी आपको एडवांटेज मिलेगा उसमें। जैसे छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक आप कर रहे हैं तो आईडी खुद आपको बता देगा कि भाई ये गलत कर रहे हो, सही कर लो इसको, ठीक है। वो बता देगा। अभी आईडी पे हम जाएंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम आ गई। अब हमें समझ में आ गया कि भाई हमने इसको देखा। अच्छा, चूंकि मैं एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ तो मैं एक नज़र मैंने देख लिया, मैं समझ गया कि एस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हालांकि एग्जैक्टली ये ऐसा कह नहीं रहा है, ये कह रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कुछ। अब क्या एग्जिस्ट करता है वो नहीं बता रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से वापस जाऊंगा अपनी फाइल के अंदर, इसको एडिट करूंगा दोबारा से, और वापस से मैंने इसको चेंज कर दिया कैपिटल एस में, ठीक है। सेव कर लिया। सेव करने के बाद वापस आए, उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे एरो की ऊपर वाला प्रेस किया, पुराना कमांड वापस आ गया मेरे पास। दोबारा से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ जावा सी को यूज करके, राइट। अब की बार देखिए ये साइलेंट रहा, इसका मतलब सब कुछ सही रहा। डॉट क्लास फाइल हमने डिलीट कर दी थी। जब इसने एरर दिया था तब डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि एरर आ गया है तो कंपाइल ही नहीं हुआ। जब कंपाइल ही नहीं हुआ तो कंपाइल्ड कोड बनेगा ही नहीं, डॉट क्लास फाइल बनेगी ही नहीं। लेकिन अब जब ये साइलेंट रह गया, इसका मतलब डॉट क्लास फाइल बन चुकी होगी आपके पास। अब एक बार dir करके देख लीजिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास भी मौजूद है, ठीक है। अब इसको आप रन करेंगे तो रन करेगा जैसे पहले रन कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये जो हम यूज कर रहे हैं जावा सी और जावा जो यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली है कहाँ पर? हमने क्या इंस्टॉल करा था? जेडीके इंस्टॉल करा था, है ना। जेडीके का इंस्टॉलेशन मैंने क्या बताया था, कहाँ पे किस फोल्डर में जाके होगा? सी ड्राइव। प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा या प्रोग्राम फाइल्स एक्स86 में जाएगा? प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा, जो कि 64 वर्जन इंस्टॉलेशन हमने करा था, राइट। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? जावा दिख रहा है। इसके अंदर क्या दिख रहा है? जेडीके 20 दिख रहा है। इसके अंदर क्या दिख रहा है? बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, राइट। करेक्ट। अब देखिए इसमें जो बिन फोल्डर है, इस बिन फोल्डर के अंदर जाइए, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी डीएलएल्स दिखेंगी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी दिखेंगी, उसको भी इग्नोर कर दीजिए, उससे हमें मतलब नहीं है।
आप और नीचे आएंगे तो देखेंगे कुछ फाइल्स आपको जो दिख रही हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखेंगी या बैच फाइल दिखेंगी, ठीक है। इसमें देखिए एक जावा फाइल है, java.exe होगी, java.exe, जिसको हमने यूज़ किया था प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और क्या नाम बताया था इसका, जावा इंटरप्रेटर, ठीक है। सिमिलरली जावा सी आपका मौजूद है जो क्या है, जावा कंपाइलर है। तो ये सारे कमांड आपने रन किए थे बीसीए 5th सेमेस्टर जावा फोल्डर के अंदर जाके, क्योंकि आपकी जो जावा फाइल है वो इसके अंदर मौजूद है। किसी और फोल्डर के अंदर जाकर के मैं इन कमांड्स को रन करूंगा, ये फाइल का नाम देना चाहूंगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा जब तक कि पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर ना बताऊं मैं, क्योंकि फाइल का लोकेशन चाहिए होगा उसको, राइट, ठीक है। लेकिन जब जावा और जावा सी की बात कर रहा हूं तो ये डायरेक्टली जाकर के वहां से सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK20 के अंदर बिन फोल्डर के अंदर जाकर के वहां से उठा ले रहा है, ठीक है। गैस क्लियर है, ठीक है, वहां से उठा ले रहा है। अब ये वहां से उठा क्यों ले रहा है, अपने आप उसको कैसे पता चल गया कि इस फोल्डर के अंदर जावा है या जावा सी है? कोई तो वजह होगी ना भाई। इस फोल्डर के अंदर आकर के आपने फाइल का नाम माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा इस फोल्डर के अंदर रखा है, तो यहाँ पे आके आपने चलाया, इससे बाहर जाके चलाएंगे तो ये फाइल आपको नहीं मिलेगी, कंपाइल नहीं करेगा। लेकिन ये फाइल इस फोल्डर के अंदर मौजूद है तो आपने चलाया तो चल गया। लेकिन जावा जावा सी तो इस फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है ना, वो तो कहीं और मौजूद है। तो वो कहाँ से पिक हो रहा है, कैसे पिक हो रहा है? हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ या एक कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इन्वायरमेंट है, इसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन रन करेगा, ठीक है। उस जब उसको ये कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़े कि इस इन्वायरमेंट में कोई चीज़ कहाँ रखी है या क्या सेटिंग्स है, तो वो क्या करेगा, उनमें डिफाइंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को देखेगा। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x = 5 करते हैं ना, x की वैल्यू आपको पता चला कि 5 है, ठीक है। आगे कहीं आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो वो वहाँ x से रिफर कर जाएगा। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कुछ नाम दिए जाते हैं जिनमें कुछ वैल्यूज दी जाती हैं, और उन वैल्यूज से वो पता कर लेता है कि ये चीज़ें कहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है पाथ नाम का, ठीक है। और जब आपने इंस्टॉल करा है तो वो पाथ की सेटिंग में उसने क्या ऐड कर दिया है, उसने सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स /java/jdk20/bin, इतना बिन तक का पाथ जो है उसने ऐड कर दिया है, ताकि आप कोई भी जैसे जावा जावा सी या इस तरह के कोई भी प्रोग्राम को सर्च करेंगे तो उन सारे लिस्ट में से उस पाथ वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में से अगर कोई वैल्यू बिन तक जा रही है तो बिन में जाके देखेगा कहीं इस फोल्डर के अंदर तो मौजूद नहीं है, और उसको वहां मिल जाएगा, इसलिए वहां से फेच करके ये रन कर लेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिन तक का, राइट, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये कॉपी करके अगर किसी वजह से, अभी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो गया क्योंकि आपने installation.exe फाइल यूज करी है, राइट। अगर ये आपने बाइनरी डाउनलोड किया होता तो आपको ये काम मैनुअली करना पड़ता। तो मैंने आपको बोला ना, फॉर द सेक ऑफ ईज मैं इंस्टॉलर को यूज कर रहा हूँ ताकि वो सारी सेटिंग अपने आप कर दे। तो उसने पाथ को सेट कर दिया, पाथ वेरिएबल की वैल्यू सेट करी, इस वैल्यू में डाल दी। अदरवाइज अगर मैंने बाइनरी डाउनलोड किया होता तो किसी फोल्डर पे अनजिप करा होता, फिर उसके पाथ को, वो जरूरी नहीं कि प्रोग्राम फाइल में डालूं, मैं कहीं भी डाल देता उसको, उसके पाथ को फिर मुझे पाथ नाम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमें सेट करना पड़ता, ठीक है। अभी चूंकि हमने इंस्टॉलर यूज करा है, हमें कुछ भी अपने से करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जानकारी के लिए ये जरूर जानिए कि इस जो ये जो यहाँ तक फोल्डर बिन तक जाता है, इसको हमें कहाँ डालना होता है, पाथ नाम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में। और इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल जो किसी भी इन्वायरमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वायरमेंट से रिप्लेस करिए उसके अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अगर इससे एक फोल्डर ऊपर जाए जेडीके तक, ये वाला फोल्डर, तो इसका एक खास नाम है, इसको बोलते हैं जावा होम। कैपिटल लेटर में पूरा, कैपिटल में जावा_होम, क्या बोलते हैं, जावा होम। यानी वो फोल्डर जहाँ जो जावा का होम है, यानी जावा का इंस्टॉलेशन जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट फोल्डर JDK20 तक जा रहा है, जावा नहीं, जावा के बाद /JDK20 तक, इसको हम बोलेंगे जावा होम, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप
किसी वजह से जैसे आईडी वगैरह को अगर फिगर आउट करना है कि जावा होम कहाँ है, तो उसके लिए अगर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम रखेंगे आप जावा अंडरस्कोर होम और उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे यहाँ तक, बिन से एक पहले तक। ठीक है, अभी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? दिस पीसी पे आ जाइए, प्रॉपर्टीज, दिस पीसी, प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग है ना, इसमें जाइए, इसमें देखिए यहाँ पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल नाम का टैब है, इसको क्लिक करिए। यहाँ देखिए पाथ है आपका, पाथ को जरा सा एडिट करने की कोशिश करिए। देखिए ये पाथ आपको दिख रहा है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके 20 बिन तक जा रहा है, पूरे बिन तक जा रहा है पाथ, अपने आप उसने इंस्टॉलर ने आपका यहाँ पे सेटिंग कर दी है, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बाइनरी अगर आप करते डाउनलोड तो फिर अनजिप करने के बाद आपको उसका पाथ जिस भी फोल्डर में डालते हैं उसका पाथ यहाँ पे देना पड़ता है ना। तो ये सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। जस्ट इन केस किसी का अगर सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब किसी का जेडीके इंस्टॉलेशन नहीं चल रहा है, आपने जावा टाइप करके देखा, उसने कहा कि अनरिकॉग्नाइज कमांड और फाइल, तो उस कंडीशन में आप समझ जाए कि आपका पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको पासवर्ड करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, देखिए जावा होम दिख रहा है आपको, जावा होम भी ऑलरेडी इसने सेट कर रखा है। जावा होम क्या है? प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन से एक पहले तक, ये भी ऑलरेडी सेट आपका हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक काम तो हमने कर लिया, हमने जेडीके इंस्टॉलेशन कर लिया, बेसिक प्रोग्राम को चला के देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमको आईडी इंस्टॉल करना है, यही काम जो है वो आईडी से रिपीट करना है हमको। ठीक है, आईडी हमने कौन सा चूज करा है? इक्लिप्स। तो हम सर्च करेंगे इक्लिप्स डाउनलोड जस्ट लाइक वी हैव सर्च फॉर जेडीके डाउनलोड। ठीक है, आप सर्च करेंगे, देखिए पहला ही आपको जो दिखेगा वो eclipse.org का लिंक दिख जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करिए। देखिए ये अपने आप आपको यहाँ दिखा रहा है इक्लिप्स इंस्टॉलर 2023-06 आर वर्जन है, ये दिखा रहा है कि ये लेटेस्ट है आपका यहाँ पर। तो इसको, अच्छा ये क्या कह रहा है, डाउनलोड x86_64, इसका मतलब क्या है? 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिस्टम पुराना वाला 32 बिट सिस्टम है या 64 बिट सिस्टम है। आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए डाउनलोड शुरू हो गया, लेकिन इक्लिप्स का डाउनलोड काफ़ी बड़ा होता है, ये भी टाइम लेगा और इंटरनेट स्पीड हमारी यहाँ थोड़ी स्लो रहती है, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, वी हैव टू वेट। तो ये सारे स्टेप्स आप वीडियो अपलोड करने के बाद अपने घर पे पूरे कर लेंगे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? जब तक इंस्टॉलेशन इसका डाउनलोड चल रहा है तब तक कुछ पूछना है तो? कितने लोग जावा पहले यूज कर चुके हैं? सीख रहे हैं अभी? तो इंस्टॉलेशन वगैरह तो कर ही रखा होगा आपने, एटलीस्ट ये यूज कर रहे हैं। ओके, घर पे आप चाहे कुछ भी यूज कर लें, लेकिन लैब के लिए हमें एक फिक्स तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमने एक्लिप्स फिक्स कर लिया है। ठीक है,
तो कहीं आप कहीं बाहर से सीख रहे हैं या अपने से सीख रहे हैं? यूट्यूब से? क्या-क्या सीखा अभी तक? ग्रुप से पहुँचे। तो जो ग्रुप हमारा है, उसमें कोई भी अगर कोई बाहर से भी कोई अच्छा कंटेंट मिलता है किसी को, तो वो शेयर कर सकता है ताकि सभी उससे एडवांटेज ले सकें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो लेक्चर वीडियो हम पढ़ रहे हैं बस उसी पे डिपेंडेंट रहें आप, ठीक है? जो भी अच्छी चीज़ मिले, शेयर करिए उसको। सी प्लस प्लस पे क्या हाल है आप लोग का? कितना आता है सी प्लस प्लस? 10 के नंबर देने को कहूँ तो कितने देंगे अपने को आप लोग नंबर? हैं? थोड़ा बहुत भूल गए या पूरा भूल गई? पूरा ही भूल गए। किसको 50% याद है? कितने लोगों को 50% याद है सी प्लस प्लस? है यार 50% नहीं याद है, क्या बात कर रहे हैं? याद किया था मतलब क्या है? हिफ्स किया था क्या? भाई जो चीज समझ में आ जाती है वो याद रहती है। तो बेटा पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है? क्योंकि डाटा सेक्शन मैंने देखा था आप लोग की पोजीशन वीक थी, बहुत वीक थी। वो बाद में बताऊंगा, अभी तो एकदम बेसिक बताया है ना। अभी फिलहाल इतना बताया कि उस लाइन में आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिवाय ARGS नाम का जो वेरिएबल है उसको चाहे जो नाम दे दें, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि उन कीवर्ड्स को एक एक करके जब हम उठाएंगे तो उसमें काफ़ी डेप्थ होती है, समझना पड़ेगा उसको, ठीक है? सारी चीज़ आएगी, ठीक है? अगर आपने सी प्लस प्लस से याद आपको हो तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो सी प्लस प्लस में हमने पब्लिक और स्टैटिक पढ़ा था। वहाँ पे स्टैटिक का जो मतलब होता था, वहाँ जो पब्लिक का मतलब था वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है? फिर से पढ़ेंगे। तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिफ्थ सेमेस्टर में अब से मेहनत कर लो, ठीक है? ताकि एक लैंग्वेज अगर अच्छे से पढ़ लोगे आप लोग तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी पे जाओगे, रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, है ना? अब इसके बाद कहाँ टाइम मिलेगा? अभी तो आप कैंपस के लिए जाओगे या अगले MCA एडमिशन के लिए तैयारी में लग जाओगे, है ना? तो आप कोशिश करें पीछे बैठ करके फ़ोन चेक करने से अच्छा है कि आगे बैठ करके थोड़ा-सा एंगेज रहें और कोशिश करें पढ़ने की। घर पे भी आपको अच्छा खासा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। जब तक कोई फीडबैक अगर आपका हो कि किस तरह हम इस क्लास को ऑर्गेनाइज़ करें कि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सके, एक टीचर के लेवल पे जो मैं कर सकता हूँ, तो वो शेयर कर सकते हैं कुछ, किसी के दिमाग में कुछ हो। ये करके देखने वाला अप्रोच तो सही है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हुँ, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड चल रहा है तब तक हम कुछ थ्योरेटिकल और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो आपने इंस्टॉलेशन देखा, जेडीके का इंस्टॉलेशन देख लिया है, आईडी का भी डाउनलोड चल रहा है, उसका इंस्टॉलेशन भी हम देख लेंगे, राइट? लेट मी जस्ट रिमूव इट।
अभी हमने देखा कि भाई जावा के कोड को कंपाइल करना और रन करना फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, ये एक 2 स्टेप प्रोसीजर है, राइट? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसका एक फाइल नेम हमने दिया, फाइल नेम डॉट txt देते हैं या जावा देते हैं, डॉट जावा देते हैं, राइट? डॉट जावा दिया। इस फाइल को हमने सप्लाई करा किसको, जावा कंपाइलर को, यानी जावा सी कमांड लिख करके फाइल का नाम दिया, ठीक है? वो गया जावा सी के कंट्रोल में। उसने क्या किया, उसने आउटपुट हमें क्या दिया, सेम फाइल नेम डॉट डॉट क्लास, राइट? ऐसा ही हुआ था। फिर क्या करा हमने, इस फाइल नेम डॉट क्लास को उठाया और इसको हमने इनपुट दिया किसको, इंटरप्रेटर विच इज जावा, ठीक है? और ये हमें क्या देगा, आउटपुट ऑन कंसोल। अच्छा, फाइल नेम डॉट क्लास को जावा को इनपुट देने का मतलब ये नहीं है कि हम जावा स्पेस फाइल नेम डॉट क्लास लिख रहे हैं। इसका मतलब जो कमांड हम लिखेंगे वो सिंपली लिखेंगे जावा स्पेस फाइल नेम और फिर इंटर की प्रेस कर देंगे, दैट्स इट, राइट? इतना ही करेंगे ना। जबकि पहले स्टेप में जो हमने किया था वो क्या करा था, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा पूरे एक्सटेंशन के साथ दिया था, राइट? यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन नहीं देना है, ठीक है? तो इसका 2 स्टेप प्रोसीजर, ठीक है? दिस डॉट क्लास फाइल विच इज जनरेटेड, ठीक है, दिस इज जनरेटेड इन समथिंग कॉल्ड एज बाइट कोड, ठीक है? ये बाइट कोड में जनरेट होती है, ठीक है? अगर डॉट क्लास फाइल को मैं खोल के देखना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गो टू द फोल्डर, ये डॉट क्लास फाइल है आपकी, लेट मी ओपन विथ सम टेक्स्ट एडिटर, से वर्डपैड, देखिए कुछ आपको अजीब सी चीज दिखेगी, राइट? इट्स अ कंपाइल्ड कोड, राइट? बट इन व्हाट टर्म्स इट इज कंपाइल्ड, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज बाइट कोड, ठीक है? तो हम कहेंगे कि ये बाइट कोड में कंपाइल्ड हुई है, ठीक है? अब ये बाइट कोड क्या चीज है, सी का प्रोग्राम जब आपने कंपाइल करा होगा डॉट सी एक्सप्रेशन के साथ, तो आपने एक बटन दबाया होगा, वो रन कर गया, राइट? है ना? डॉट सी से सीधे क्या बना, डॉट EXE। डॉट EXE किसमें बना, विंडोज प्लेटफॉर्म पे, है ना? अगर आप लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे होते तो क्या बनता, डॉट ए या डॉट ओ, आउट, आउट बनता है, राइट? फिर उसको एक्सिक्यूट कैसे करते हैं, डॉट लगाया, स्लैश लगाया, फाइल नेम डॉट आउट लिख करके आप इंटर करते हैं तो एक्सिक्यूट होता है, ठीक है? लेकिन दोनों ही केसेस में या तो EXE बनेगा या आउटपुट फाइल यानी डॉट आउट बनेगा, राइट? तो वो क्या होता है, वो सीधे के सीधे कंपाइल होकर मशीन डिपेंडेंट फाइल बन जाती है जिसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं, ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली मशीन डिपेंडेंट फाइल नहीं बन रही है, बल्कि कुछ बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये बाइट कोड में लिखी गई है। ये डॉट क्लास फाइल जो जनरेट हुई है बाइट कोड में जनरेट हुई है, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। जब मैं मशीन डिपेंडेंट कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कि बोथ फिजिकल मशीन एज वेल एज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? क्योंकि फिजिकल सिस्टम को भी कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, राइट? तो ये जो बाइट कोड बनी है ये ना तो विंडोज सिस्टम के लिए बनी है, ना तो लाइनक्स के लिए बनी है, ना तो मैक ओएस के लिए बनी है, या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनी है। ये एक न्यूट्रल फाइल बनी है, थर्ड पार्टी फाइल, ठीक है? जब हम इसको देते हैं जावा को, यानी जावा इंटरप्रेटर को, जावा कमांड जो है, तो वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन रन टाइम पे उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है? लाइन बाय लाइन क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसका रिजल्ट आपको शो करता है,
फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डॉट क्लास फाइल को, जिसको मैंने विंडोज सिस्टम में कंपाइल करके बनाया हुआ है, इसको मैं लाइनक्स सिस्टम में ले जाऊं और लाइनक्स सिस्टम में जावा स्पेस माई फर्स्ट PROG जो हमने बनाया था प्रोग्राम, उसको करके रन करूं, तो वहां भी वो रन कर जाएगा बिना दोबारा से रिकम्पाइल किए हुए, बिना कंपाइल किए हुए। लेकिन सी की या सी प्लस प्लस की डॉट exe फाइल को उठा करके मैं लाइनक्स में ले जाके या यूनिक्स में ले जाके चलाना चाहूँ या मैक ओएस पे चलाना चाहूँ, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये जो है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये एक थर्ड वर्चुअल मशीन को जहन में रख करके जनरेट की गई है, ठीक है, फाइन। और जनरेट किससे की गई है? बाइट कोड में जनरेट की गई है। जब आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो उस बाइट कोड से उठा करके वो मशीन स्पेसिफिक कन्वर्जन का या ट्रांसलेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन मतलब ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन करेगा, रन टाइम में ट्रांसलेशन करेगा एक एक स्टेटमेंट का, और रन टाइम पे आपको आउटपुट देगा, ठीक है। Because this dot class file can be taken from one platform which has been generated in one platform and can be taken to another platform and could be executed, or rather I should be precisely saying interpreted, ठीक है। So that is why this is called as a platform independent file, ठीक है। और जब हम कहते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इस कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह की जितनी भी फाइल्स हुई हैं इनकी हम इकट्ठी करके लाइब्रेरी बना लें, और लाइब्रेरी बना करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम ले जाके अगर वहाँ पे हम उसको यूज़ करना चाहें तो हम उसको बिना रिकम्पाइल किए, बिना इसके सोर्स कोड के हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट आपने ध्यान दिया होगा जो JDK हमने इंस्टॉल करा है दैट इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। वो हमें लाइनक्स के लिए अलग इंस्टॉल करना पड़ा था, विंडोज के लिए अलग इंस्टॉल करना पड़ा था, मैक के लिए अलग इंस्टॉलेशन कर रहा था। तो JDK itself is not platform independent. What is platform independent? जब भी कोई पूछे कि what is that particular thing which is platform independent in Java, जब आप फीचर बताते हैं जावा का, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ जावा, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब यही होता है कि आपने उसके कोड को कंपाइल किसी प्लेटफॉर्म में किया, बिना उसको हाथ लगाए आप उसको लेकर के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए, वहां पे जाके आप उसको रन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। कोड ब्रेक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा से कोड कंपाइल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो क्या चीज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? ये डॉट क्लास फाइल जो बन रही है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, या जो लाइब्रेरीज हैं जो इन डॉट फाइल क्लास फाइल का कलेक्शन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये कसर समझ में आ गया? देखिए इंस्टॉलेशन इक्लिप्स का ये इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो गया है। इसको हम डबल क्लिक कर रहे हैं अब इंस्टॉलेशन के लिए। थोड़ा सा टाइम लेता है इसका इंस्टॉलेशन। देखिए अब ये आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस क्या दे रहा है? इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा डेवलपर्स एंड वेब डेवलपर्स, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इक्लिप्स आईडी फॉर सी प्लस प्लस डेवलपर्स, यानी इक्लिप्स आईडी जो है सी प्लस प्लस के लिए मौजूद है, इक्लिप्स आईडी फॉर एम्बेडेड सी एंड सी प्लस प्लस डेवलपमेंट। अब इसको देखेंगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में PHP पे काम करना हो आपको, इक्लिप्स का बेटा खैर छोड़ दीजिए फिलहाल। आपको मॉडलिंग करना हो, जैसे मॉडलिंग मतलब अगर आपको जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उससे पहले एक मॉडल बनाते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, जिससे आप, जिसको आप कहते हैं लो लेवल डिज़ाइन का पार्ट है, उन मॉडलिंग में आप चाहेंगे तो उसके लिए आपको, इसके लिए भी अलग से इक्लिप्स का एक वर्जन अवेलेबल है, ठीक है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों से फैमिलियर होंगे जैसे जैसे काम करेंगे।
साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जिसमें आपको C++, फोरट्रॉन इन सब चीज़ों के टूल्स आपको मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे, इनका बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो यू कैन सी स्काउट डेवलपर, तो ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग यू कैन सी आईडी, इक्लिप्स आईडी अवेलेबल। अब आप या तो ये इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर ये नीचे वाला एंटरप्राइज जावा वाला इंस्टॉल कर सकते हैं। एक है सिंपल इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, एक है इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपर है। दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बता दूं आपको। जो पहला वाला है वो कंसोल एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, जो यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर आपके सेशन के लिए, उसके लिए पहला वाला सुटेबल है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए था, ये वाला एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ये बेसिकली एक तरह का सुपर सेट है, जिसमें आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन तो डेवलप कर ही सकते हैं, साथ में एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें जैसे आपका एडमिशन पोर्टल हो गया, इसमें एचटीएमएल पेज है, एचटीएमएल पेज से रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है, रिक्वेस्ट सबमिट होकर सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको डाटाबेस पे डालेगा, है ना। फिर आपका फी पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेटेड होगा, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, फिर इसे पीडीएफ जनरेट होकर आ जाएगी। इतने सारे काम पूरे जो हो रहा है ये वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में हो रहा है, राइट, फाइन। तो इनका अगर आपको डेवलपमेंट करना है, कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन का डेवलपमेंट इस तरह का करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एंटरप्राइज इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट के लिए जो जो आपको दिखा रहा है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसको अभी से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके अभी यूज के नहीं है, ओवर आपको बर्डन करेंगे। तो फॉर दिस सेशन आई विल सजेस्ट यू टू रादर यूज द सिंपलेस्ट आईडी फॉर जावा डेवलपमेंट, पहला वाला चूज कर लीजिए। जब एडवांस जावा आप करेंगे, अलग अलग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे अपने करियर में, तब उसके बाद आपको इस पर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा वो सारी चीज यहाँ पे भी मिलेगी, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो पहले वाले का इंस्टॉलेशन मैं ओपन कर रहा हूँ, इंस्टॉल। अब देखिए इसमें एक डिफिकल्टी आएगी, यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, जावा 17 प्लस वीएम। हो सकता है जेडीके 20 को अभी ये सपोर्ट करने के लिए एक्लिप्स इन्होंने अभी मार्केट में नहीं दिया हो, ऐसा हो सकता है। अब ये ट्राई करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद समझ में आएगा हमको, क्योंकि नया वर्जन है, मैंने भी पुराना के बजाय अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, दोबारा से देखना पड़ेगा। नेट की वजह से काफ़ी स्लो है ये, यू विल हैव टू वेट।
देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे, बल्कि सही है। ये दिखा रहा है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके, इसको क्या बोलते हैं, जावा होम। जावा होम को इसने ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया। कैसे रिकॉग्नाइज करा होगा, इसे जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल देखा होगा जावा होम, वहां से इसने इसकी वैल्यू को पिक कर लिया, तो इससे फाइंड आउट कर लिया जावा का इंस्टॉलेशन कहाँ है। ठीक है। अब तक में कोई क्वेश्चन, जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है? ओके, जब तक इंस्टॉलेशन चल रहा है कुछ नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़े होंगे, राइट? ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप किसे कहते हैं? गैस, दो तरह के डाटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव कहलाता है, एक क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड या डिराइव डाटा टाइप। सुना है ना? तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं? हैं? पहले से प्रेजेंट होते हैं, राइट? प्रिमिटिव का मतलब ही होता है जो आदिकाल से मौजूद है, यानी मतलब राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पहला जो प्रोग्राम लिखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई होगी उससे मौजूद है, राइट? कौन कौन से होते हैं जनरली? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ठीक है, ये सारे होते हैं। और यूजर डिफाइंड या डिराइव्ड क्या होते हैं? सी में क्या कहते हैं, कैसे आप बनाते थे यूजर डिफाइंड सी में? स्ट्रक्चर यूज करके बनाया है ना, बहुत सारे नोट हमने बनाए थे जब डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, राइट? तो यूजर डिफाइंड ही तो है ना वो, राइट? लूप क्या होता है? घूमता रहता है। ठीक है, बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ ना। सही कह रहे हो, एग्जाम्पल देके बताओ। अगर एक काम को हमको आइटरेटिवली कई बार करना है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि उसको हम लूप में करते हैं, राइट? बार बार करना है, ठीक है। तो लूप की आप जितनी लिमिट देंगे उतने टाइम तक वो काम करता रहेगा। कौन कौन से लूप होते हैं? लूप स्टेटमेंट, डू होता है, मतलब डू वाइल अपने आप में होता है एक, फिर वाइल होता है और फॉर होता है। डू वाइल और वाइल में क्या डिफरेंस होता है? क्यों? क्योंकि डू पहले होती है, कंडीशन बाद में होती है, राइट? हाँ। तो उन्होंने जैसे बताया कि डू स्टेटमेंट पहले होता है, तो पहले वो कर लेगा काम जो करना है, फिर कंडीशन चेक करेगा, पर कंडीशन अगर पहली बार में ही फेल होगी तब भी वो एक बार काम जो हो गया वो तो हो ही गया, है ना? वाइल जब चलाएंगे तो पहले वाइल में ही कंडीशन चेक होगी, उसके बाद अगर कंडीशन सही है तो भी पहली बार चलेगा, नहीं है तो फिर चलेगा ही नहीं, और जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक वो चलता रहेगा। फॉर लूप में क्या होता है? फॉर का कंस्ट्रक्ट क्या है? उसमें तीन पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन चेक, और तीसरा क्या होता है, इंक्रीमेंटेशन। तीनों किससे सेपरेट होते हैं? सेपरेट किस चीज से होते हैं? तीनों कंडीशंस जो हैं
सेमीकोलन से, सेमीकोलन सेपरेट होती है, राइट। तो जैसे एग्जांपल दीजिए, एक अरे है हमारे पास जिसकी साइज 100 है, ठीक है, हमें सारे 100 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, इंटीजर इंटीजर की है, तो क्या फॉर लूप कैसे लिखेंगे इसका? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट लिखेंगे, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, देन सेमीकोलन, हाँ बताओ, लेस देन 100 और लेस देन इक्वल टू लगाना है तो नहीं, अगर लेस देन इक्वल टू लगाना है तो 99, ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है तो 99 में खत्म हो रहा है, अगर लेस देन इक्वल टू लगाएंगे तो 99 लगाएंगे, अगर लेस देन लगाएंगे तो 100 से एक कम 99 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सेमीकोलन, उसके आगे क्या लगाएंगे? आई प्लस प्लस। अच्छा, ब्रैकेट फॉर लूप का शुरू हुआ, ब्रैकेट एंड हुआ, उसके बीच क्या स्टेटमेंट लिखेंगे सारे एलिमेंट्स को बारी बारी प्रिंट करने के लिए? मान लीजिए फाइल का जो अरे का नाम है वो ARR है, प्रिंट एफ, ठीक है, सी में लिख रहे हैं अगर हम तो, या सी आउट लिख रहे हैं अगर सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो, उसके बाद ARR ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में आई, जो कि इंडेक्स पोजीशन का काम करेगा, राइट। वो सारे एलिमेंट्स को बारी बारी प्रिंट कर देगा। याद है कि नहीं सब चीज़ें? बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, हम लोग को उससे बहुत आगे जाना है, स्टार्ट ही से आगे से करेंगे, तो अगर नहीं याद है तो भाई रिवाइज कर लो, ठीक है, वरना जैसे स्लोली इंस्टॉलेशन हो रहा है वैसे स्लोली आपको समझ नहीं आएगा फिर। ये मुझे लग नहीं रहा कि आज इंस्टॉलेशन करके देगा मुझे। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो ये समझ लो इसके बाद इंस्टॉलेशन ही कंप्लीट होगा, तो मैं अपने रूम पे ले जाकर छोड़ देता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास को वहीं से पिक कर लेंगे, ठीक है, चलेगा, टाइम ऐसे भी हो गया है, लेकिन ये काम करके करेंगे, अपने घर पे करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो लैपटॉप लेके अगले क्लास में आप आएंगे, ठीक है। अगर जाके करोगे और कब करोगे?